नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ सेंटर बाय जीतू में आपका स्वागत है। आइए आज हम देखते हैं प्राचीन भारत के इतिहास का भाग 9। तो इस भाग 9 में हम मौर्य प्रशासन के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रांतीय प्रशासन का विभाजन। तो देखते हैं सबसे पहले जो उच्च स्तर में कौन होता था, तो ये केंद्र होता था। तो केंद्र जैसे कि राष्ट्र, केंद्र को हम राष्ट्र भी बोल सकते हैं। तो ये राष्ट्र होता था सबसे उच्च स्तर पर। उसके नीचे क्या होता था, तो उसके नीचे प्रांत होता था। तो प्रांतों में केंद्र का विभाजन हुआ था। प्रांतों में केंद्र, जबकि 5 प्रांतों में बांटा हुआ था अशोक के शासनकाल को। तो और देख लेते हैं, प्रांत का जो प्रमुख होता था वो कौन होता था। तो प्रांत का जो प्रमुख होता था वो कुमार होता था, या आद्यपुत्र जिसे बोलते थे। ये आद्यपुत्र या कुमार ये राजा का ही पुत्र होता था। तो प्रांतों के प्रमुख राजा के पुत्र कुमार या आद्यपुत्र होते थे। आगे देखते हैं, प्रांतों को मंडलों में विभाजित किया गया था, जिसके प्रमुख को प्रदेष्टा या प्रादेशिक नाम दिया गया है। अब देखते हैं आगे, जिला मंडल को जिलों में बांटा गया था। जिले को आहार या विषय कहते थे। तो जिले को आहार या विषय कहते थे। और जिले का स्थानिक कौन होता था, तो जिले का प्रमुख स्थानिक या विषयपति होता था। याद रखिएगा, जिले का स्थानिक या विषयपति होता था। अब जिले को स्थानीय में बांटा गया था। स्थानीय में 800 ग्रामों का समूह होता था। तो याद रखिएगा, जिले को स्थानीय में बांटा गया था जिसमें 800 ग्रामों का समूह होता था। और स्थानीय को द्रोणमुख में बांटा गया था, जिसमें 400 ग्रामों का समूह होता था। वहीं देखते हैं खाटविक। तो खाटविक में 200 गांवों का समूह होता था। और देखते हैं खाटविक को संग्रहण में बांटा गया था, जिसमें 10 ग्रामों का समूह होता था। और इसके प्रमुख को गोप कहते थे। याद रखिएगा, इसके प्रमुख को गोप कहते थे। आगे देखते हैं ग्राम। संग्रहण को ग्राम में बांटा गया था, जिसका प्रमुख होता था ग्रामणी। तो देख लीजिए, ये अशोक का संपूर्ण विभाजन है। अशोक या मौर्य प्रशासन में जो केंद्रीय इकाई से निम्न इकाई तक जो बटा हुआ था, उसका एक क्रम है कि सबसे ऊपर केंद्र, फिर प्रांत, फिर मंडल, फिर जिला, फिर स्थानीय, फिर द्रोणमुख, फिर खाटविक, फिर संग्रहण, फिर ग्राम। तो इस प्रकार ये अशोक मौर्य प्रशासन बटा हुआ था। आगे देखते हैं, अशोक के समय 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है। इन 5 प्रांतों की राजधानियाँ क्या थी, ये एग्जामों में पूछा जाता है कई बार कलिंग की तोसली राजधानी पूछी गई है। याद रखिएगा, उत्तरापथ की तक्षशिला पूछी गई है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों। और भी देख लेते हैं, अवंती की उज्जैन, और प्राची की पाटलिपुत्र है, और दक्षिणापथ की सुवर्णगिरी। तो ये अशोक के समय 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है। ये 5 प्रांत काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उत्तरापथ तक्षशिला, दक्षिणापथ सुवर्णगिरी, अवंती उज्जैनी, प्राची पाटलिपुत्र, कलिंग तोसली। तो ये 5 प्रांत हैं। आगे देख लेते हैं, सौराष्ट्र। अशोक के समय या मौर्य प्रशासन के समय सौराष्ट्र एक प्रांत था। तो सौराष्ट्र की स्थिति अर्ध स्वतंत्र प्रकार की थी, अर्थात यहाँ पर मौर्य प्रशासन के द्वारा शासन चलाया जाता था, पर अप्रत्यक्ष रूप से चलाया जाता था। आगे देखते हैं, चंद्रगुप्त के समय का प्रशासक यहाँ पर कौन था। तो सौराष्ट्र का प्रशासक चंद्रगुप्त मौर्य के समय पुष्यगुप्त था, और अशोक के समय तुषास्प था। याद रखिएगा, अशोक के समय तुषास्प और चंद्रगुप्त मौर्य के समय पुष्यगुप्त। और इनके बारे में कहाँ से उल्लेख मिलता है, तो ये जूनागढ़ अभिलेख से उल्लेख मिलता है। याद रखिएगा, पुष्यगुप्त द्वारा ही सुदर्शन झील का वहाँ निर्माण कराया गया था। याद रखिएगा, सुदर्शन झील का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय कराया गया था, और ये पुष्यगुप्त द्वारा कराया गया था। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित मंडलों का उल्लेख मिलता है। तो मौर्य प्रशासन के अंतर्गत कुछ मंडलों का भी उल्लेख मिलता है। ये कौन कौन से मंडल थे, तोसल के अंतर्गत समापा मंडल, पाटलिपुत्र के अंतर्गत कौशाम्बी, सुवर्णगिरी के अंतर्गत इसिला, और सौराष्ट्र के अंतर्गत गिरनार। तो ये 4 मंडलों का उल्लेख मिलता था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मंडल है। तो आगे देखते हैं, नगर प्रशासन। तो नगर प्रशासन कैसे वहाँ पर चलता था अशोक के समय। मेगास्थनीज की इंडिका से पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। याद रखिएगा, मेगास्थनीज की इंडिका से पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार देखते हैं, इसके अनुसार
पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों के समूह द्वारा चलाया जाता था। याद रखिएगा, 30 सदस्यों के समूह द्वारा पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन चलाया जाता था। कुल समितियां जिसमें 6 थी, तो याद रखिएगा कुल समितियां 6 थी और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य, अर्थात 6 पंचे 30 टोटल सदस्य और 6 समितियां थी और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। आगे देखते हैं जिले का अधिकारी कौन होता था, तो एग्रोनोमाई। तो जिले का प्रमुख अधिकारी कौन होता था, तो एग्रोनोमाई होता था। ये एग्जामों में कई बार पूछा गया है और इसी को सड़क निर्माण का अधिकारी नाम माना गया है। तो इसी को सड़क निर्माण का प्रमुख अधिकारी माना गया है, एग्रोनोमाई। आगे देख लेते हैं नगर का प्रमुख अधिकारी कौन होता था, तो नागरक होता था। ये अर्थशास्त्र में ऐसा उल्लेख मिला है कि नगर का प्रमुख अधिकारी नागरक, और अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख मिलता है। आगे देख लेते हैं 6 समितियां कौन कौन थी। तो 6 समितियां पहली थी शिल्प कला समिति, जिसमें भवन निर्माण, सफाई और सड़क निर्माण का कार्य देखती थी। तो शिल्प कला समिति ये भवन निर्माण और सड़क निर्माण का कार्य देखती थी। आगे देख लेते हैं विदेश समिति। तो विदेश समिति विदेशियों के रहने, खाने, मृत्यु पर समाधान की व्यवस्था। तो विदेश समिति विदेशियों के रहने, खाने और मृत्यु पर समाधान की व्यवस्था का कार्य देखती थी। और तीसरी थी जनसंख्या समिति। तो जनसंख्या समिति जन्म और मृत्यु का रजिस्टर तैयार करना इसका काम था। तो याद रखिएगा जनसंख्या समिति का जन्म और मृत्यु का रजिस्टर तैयार करती थी। आगे देखते हैं समिति 4, तो उद्योग व्यापार समिति। चौथी समिति कौन थी, उद्योग व्यापार समिति। तो उद्योग और व्यापार पर नियंत्रण रखने का कार्य इसका होता था। 5वीं समिति कौन थी, वस्तु निरीक्षक समिति। तो ये बाजार में बिकने वाले सामान में मिलावट रोकने के लिए ये 5वीं समिति, वस्तु निरीक्षक समिति 5वीं थी। ये बाजार में मिलने वाले मिलावट को रोकने के लिए थी। और देख लेते हैं 6ठी समिति, तो कर निरीक्षक समिति। तो करों का विवरण रखना और चोरी रोकना, करों की चोरी पर मृत्युदंड का प्रावधान था। तो कर निरीक्षक समिति ये करों का विवरण रखती थी और चोरी करने से रोकती थी। ये 6वीं है कर निरीक्षक समिति। तो इस प्रकार से 6 समितियों में बटा हुआ था। पहली शिल्प कला समिति देख लेते हैं, भवन निर्माण, सड़क निर्माण। दूसरी विदेश समिति, विदेशियों के रहने, खाने, मृत्यु पर समाधान की व्यवस्था। और जनसंख्या समिति तीसरी थी। चौथी समिति थी उद्योग व्यापार समिति। 5वीं थी वस्तु निरीक्षक समिति और 6ठी थी कर निरीक्षक समिति। तो इस प्रकार 6 समितियों में बटा हुआ था इसका पूरा प्रशासन। और आगे देख लेते हैं मौर्यकालीन प्रमुख अधिकारी। तो अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों का उल्लेख मिलता है। याद रखिएगा तीर्थ क्या होते थे, तो तीर्थों को अधिकारी ही कहा जाता था। तो तीर्थों को अधिकारी ही कहा जाता था, अर्थात अधिकारियों को ही तीर्थ कहा जाता था उस समय। तो ये भी पूछा जा सकता है कि तीर्थ शब्द से क्या अभिप्राय है। तो अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों का उल्लेख मिलता है। अब देख लेते हैं 18 तीर्थ कौन कौन थे। सबसे पहले प्रधानमंत्री और पुरोहित कौन थे। तो सबसे पहले नंबर पर प्रधानमंत्री और पुरोहित, जिनकी राज्य में सर्वोपरि स्थान होता था। तो चंद्रगुप्त के समय दोनों का विभाग कौटिल्य के हाथों में था। तो पुरोहित और प्रधानमंत्री कौटिल्य था चंद्रगुप्त मौर्य के समय। आगे बिंदुसार के समय कुछ समय के लिए कौटिल्य इनके प्रधानमंत्री और पुरोहित रहते हैं। उसके बाद खल्लाटक हो जाते हैं। तो बिंदुसार के समय शुरुआत में तो कौटिल्य रहते हैं, उसके बाद खल्लाटक हो जाते हैं। आगे देख लेते हैं अशोक के समय प्रधानमंत्री कौन होते हैं, तो राधागुप्त होते हैं। तो अशोक के समय जो प्रधानमंत्री होते हैं वो राधागुप्त होते हैं। वहीं देख लेते हैं दूसरे नंबर पर समाहर्ता। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों में पूछा जाता है, यूपी पीसीएस, यूपीआरओ जैसे यूपीआरओ वाले एग्जामों में। तो याद रखिएगा समाहर्ता का अभिप्राय है राजस्व विभाग का प्रधान। तो समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रधान। और सन्निधाता कोषाध्यक्ष होता था। सेनापति युद्ध विभाग का अध्यक्ष होता था। युवराज कौन होता था, तो राज्य का उत्तराधिकारी होता था। प्रदेष्टा कौन होता था, तो फौजदारी न्यायालय का अधिकारी होता था। और व्यवहारिक देखते हैं तो व्यवहारिक दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश होता था। और नायक कौन होता था, तो सेना का नेतृत्व करने वाला नायक होता था। और दंडपाल कौन है, तो दंडपाल सेना की सामग्री जुटाने वाला अधिकारी होता था। तो याद रखिएगा दंडपाल सेना की सामग्री जुटाने वाला अधिकारी होता था। और अंतपाल कौन होता था, तो दुर्ग का रक्षक होता था अंतपाल। तो अंतपाल कौन होता था, तो दुर्ग का रक्षक होता था। ये बाहरी दुर्ग का रक्षक होता था। यह भी याद रखिएगा कि अंतपाल बाहरी दुर्ग का रक्षक। और दुर्गपाल कौन होता था,
तो दुर्गपाल ये भीतरी दुर्ग का रक्षक होता था, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नागरक कौन होता था? तो ये नगर का प्रमुख अधिकारी होता था नागरक। और प्रशासता कौन होता था? तो ये राजकीय कागजातों को सुरक्षित रखने वाला अधिकारी। तो राजकीय कागजों को सुरक्षित रखने वाला अधिकारी कौन होता था? तो प्रशासता। आगे देख लेते हैं, दवारिक कौन होता था? तो राजमहलों की देखभाल करने वाला। आगे देख लेते हैं, अंतर्वर्षिक। तो अंतर्वर्षिक कौन होता था? तो अंगरक्षक सेना का प्रधान होता था। तो ये अंगरक्षक सेना का प्रधान होता था अंतर्वर्षिक। कर्मांतिक कौन होता था? तो कर्मांतिक उद्योग धंधों का प्रधान होता था। और आठविक कौन होता था? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वन विभाग का प्रधान अधिकारी आठविक होता था। और मंत्रि परिषद अध्यक्ष कौन होता था? तो ये मंत्रि परिषद का अध्यक्ष होता था। तो इस प्रकार से 18 तीर्थ कंप्लीट हुए। इनमें से याद रखिएगा, ये हम हमेशा पूछे जाते हैं एग्जामों में, खासकर आठविक को आप ज़्यादा अच्छे से देख लीजिएगा। आगे देख लेते हैं, मेगस्थ नीच के अनुसार राज्यों में कौन कौन से विभाग थे? तो मेगस्थ नीच के अनुसार तो टोटल तो 26 थे, लेकिन हम कुछ महत्वपूर्ण विभागों के बारे में आपको बताएंगे, क्योंकि कुछ तो एकदम सिंपल है जिनको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे सुवर्णगिरी, तो वैसे ही सुवर्ण से सोना से सोने विभाग के अध्यक्ष। तो इस प्रकार से हम सिंपल वालों को नहीं कराएंगे, जो काफ़ी एग्जामों में पूछे जाते हैं उनको कराएंगे। तो आगे देखते हैं, सीताध्यक्ष, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सीताध्यक्ष। ये राजकीय भूमि का अध्यक्ष होता था सीताध्यक्ष, राजकीय भूमि का अध्यक्ष सीताध्यक्ष। और अकराध्यक्ष कौन होता था? तो ये खान विभाग का अधिकारी अकराध्यक्ष। और कूप्याध्यक्ष कौन होता था? तो ये वन विभाग का अधिकारी होता था कूप्याध्यक्ष। और शुल्काध्यक्ष कौन होता था? तो ये व्यापार का वसूलीकरण करने वाला अधिकारी शुल्काध्यक्ष। और सूत्राध्यक्ष कौन होता था? तो ये कताई बुनाई विभाग का अध्यक्ष होता था सूत्राध्यक्ष। और देख लेते हैं, लक्षणाध्यक्ष कौन होता था? तो ये छापे खाने का अधिकारी। याद रखिएगा, लक्षणाध्यक्ष छापे खाने का अधिकारी। गो अध्यक्ष तो ये पशुधन विभाग का अधिकारी। विविधता अध्यक्ष तो चारागाहों का अधिकारी, अर्थात चारागाहों का अध्यक्ष। आगे देखते हैं, नवाध्यक्ष तो जहाजरानी विभाग का अध्यक्ष। संस्था अध्यक्ष व्यापारिक मार्गों का अधिकारी। देवता अध्यक्ष धार्मिक संस्थानों का अध्यक्ष। मापतौल का अधिकारी ये पौतवाध्यक्ष होता था। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आप अच्छे से इसको याद रखिए जी, याद कर लीजिएगा। पौतवाध्यक्ष मापतौल का अधिकारी। मानाध्यक्ष समय और दूरी से संबंधित होता था, उस प्रकार से दूरी का अध्यक्ष का अधिकारी होता था ये। तो और देख लेते हैं, अक्षपट साध्यक्ष ये महालेखाकार होता था। अक्षपट साध्यक्ष ये महालेखाकार। आगे देख लेते हैं, अशोक के अभिलेखों में वर्णित प्रमुख अधिकारी। तो अशोक के अभिलेखों में कौन कौन से प्रमुख अधिकारियों का वर्णन किया गया है? तो अशोक के अभिलेखों में प्रमुख अधिकारी हैं, धम्म महापात्र का वर्णन किया गया है। 5वें अभिलेख में अशोक के अभिलेखों में वर्णित है धम्म महापात्र 5वें अभिलेख में। प्रादेशिक दूसरे नंबर पर प्रदेश का प्रमुख अधिकारी। रज्जुक जनपद का प्रमुख अधिकारी, राजस्व विभाग से रिलेटेड संबंधित था ये। और युक्त तो रज्जुक के अधीन राजस्व अधिकारी था युक्त, ये भी याद रखिएगा। युक्त कौन था? रज्जुक के अधीन राजस्व अधिकारी। और प्रतिवेदक तो जनता की आवाज़ राजा तक पहुंचाने वाला अधिकारी होता था प्रतिवेदक। और ब्रजभूमिक कौन होता था? तो ये पशुओं की देखभाल करने वाला अधिकारी ब्रजभूमिक। और स्त्री महामात्र का वर्णन कहाँ पर किया गया है? तो ये अशोक के 12वें शिलालेख में किया गया है, जिसमें कि धार्मिक सहिष्णुता के बारे में बात कही गई है। तो इसी अभिलेख में अशोक ने धार्मिक सहिष्णुता की बात की गई है, कहा है। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वें में अंत महामात्र तो ये धर्म प्रचारक होते थे। तो अशोक के अभिलेखों में अंत महामात्र का भी उल्लेख हुआ है, इसका मतलब धर्म प्रचारक। आगे देख लेते हैं, गुप्तचर। तो गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहते थे, कौटिल्य ने अपनी अर्थशास्त्र में इसका वर्णन किया है। और गुप्तचर दो प्रकार के होते थे, एक होते थे संस्था और एक होते हैं संचरा। तो संस्था जो एक ही स्थान में रहते थे और संचरा जो एक ही स्थान पर नहीं रहते थे। संस्था देख लेते हैं,
संगठित होकर काम करने वाले, ये 5 प्रकार के होते थे संस्था। कापटिक रूप विद्यार्थियों के रूप में, उदास्थित रूप सन्यासी के रूप में, गृहपतिक रूप किसान के रूप में, वैदेहिक रूप व्यापारी के भेष में, तापस रूप तपस्वियों के रूप में। ये 5 प्रकार से संस्था के रूप में अध्यक्ष होते थे, संस्था के रूप में गुप्तचर होते थे। और दूसरे नंबर पर संचरा, तो संचरा भ्रमणशील गुप्तचर 4 प्रकार के होते थे। तो ये भ्रमणशील गुप्तचर होते थे संचरा। और देख लेते हैं इसमें पहले नंबर पर सत्री, तो विशेष प्रशिक्षण प्राप्त गुप्तचर होते थे सत्री। दूसरे में तीक्ष्ण, तो ये सूरवीर गुप्तचर होते थे। तीसरे में रसद, ये क्रूर प्रवृत्ति के होते थे। चौथे में परिव्राजकी, ये भुक्षुड़ी वेश में होते थे। आगे देख लेते हैं करों से संबंधित शब्दावलियाँ कुछ हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये भी शब्दावलियाँ। तो देख लेते हैं सीता, सीता किसे कहते थे? तो ये राजकीय भूमि से प्राप्त आय, तो राजकीय भूमि से प्राप्त आय जो होती थी उसे सीता कहते थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, कई बार ये भी एग्जामों में पूछी हुई है। तो भाग किसे कहते थे? तो ये उपज का एक हिस्सा होता था, भाग को कर भी कह सकते हैं। और देख लेते हैं प्रवेश से, तो प्रवेश से आयात कर होता था जो 20% लगता था, अर्थात 1/5 लगता था उस समय आयात कर। और देख लेते हैं निष्क्राम में, तो ये निर्यात कर होता था और प्रवेश से आयात कर। और प्रणय आपातकालीन कर, प्रणय आपातकालीन कर। और हिरण्य क्या होता था? तो हिरण्य नकदी में वसूल किया जाने वाला कर, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, हिरण्य नकदी में वसूल किया जाने वाला कर। सेतुबंध, ये सिंचाई कर होता था। आगे देख लेते हैं विष्टि, तो विष्टि ये निःशुल्क बेगार होता था, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा हुआ है। पीसीएस और यूपीएससी जैसे एग्जामों में विष्टि पूछा हुआ है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। विष्टि क्या होता था? निःशुल्क बेगार, अर्थात कुछ मजदूरों से, कुछ जो ज़मींदार होते थे वो बिना ही उनको मजदूरी दिए उनसे काम करवाते थे, तो यही होता था निःशुल्क बेगार विष्टि। आगे देख लेते हैं व्यापारियों का संगठन, तो व्यापारियों का संगठन होता था श्रेणी, शिल्पियों का समूह, निगम, व्यापारियों का संगठन, संघ, महाजनों का संगठन, सार्थवाह, कारवां व्यापारियों का प्रमुख। तो व्यापारियों के समूह में 4 प्रकार के समूह होते थे, श्रेणी, शिल्पियों का समूह, निगम, व्यापारियों का समूह, और संघ, महाजनों का समूह, सार्थवाह, व्यापारियों का समूह। ये कई बार पूछा गया है, ये भी सार्थवाह और श्रेणी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा इसको भी। आगे देख लेते हैं मौर्यकालीन मुद्राएं कौन कौन होती थी? तो कारसापण, पण और धारण, ये चांदी की मुद्राएं होती थी, याद रखिएगा। कारसापण और पण और धारण, ये चांदी की मुद्राएं। और निष्क और सुवर्ण, ये सोने की मुद्राएं होती थी। और मासक और काकड़ी, ये तांबे का सिक्का होता था। तो ये इस प्रकार की मुद्राएं चलती थी उस समय, ये भी याद रखिएगा कि सोना, चांदी और तांबे 3 प्रकार की धातुओं से मुद्राएं उस समय चलती थी। तो ओके दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय।